हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है वो चालू है। पेपर भी अभी आने वाला है, नोटिफिकेशन तो आ ही गई है ना। तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 हो चुके हैं जिनमें 20 क्वेश्चंस कवर अप किए गए थे। उन दोनों के ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जिसने वो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लीजिए, ठीक है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन एमसीक्यूज़ के थ्रू। चलिए बिना किसी देरी के आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ का। तो आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला कि इन हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके बाद हमें नीचे कोड्स दे रखे हैं और क्या पूछ रहा है कि एक अच्छी टीचिंग के लिए, एक गुड टीचिंग के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिकली चारों ही रिक्वायरमेंट होती है। कैसे होती है? एक टीचर है वो बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस भी करेगा, है ना, उसका रीज़न भी जानने की कोशिश करेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन भी देने की ट्राई करेगा, यानी कि उसके लिए रेमेडी भी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा उसको बच्चे को डायरेक्ट करेगा कि कैसे कैसे आगे करना चाहिए, उन्हें डायरेक्शन, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना एक टीचर का काम होता है। उसके अलावा उनसे फीडबैक भी लेना, मतलब लाइक बच्चों से फीडबैक लेते रहना। आपको समझ आ रहा है, कहाँ पे कोई क्वेरी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनसे फीडबैक भी लेते रहना। तो ये चारों ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छी टीचिंग के लिए, एक गुड टीचिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चारों ही सही होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के लिए इन चारों में से कौन सा चीज़ जो होती है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है, सबसे ज़्यादा सही चीज़ इन चारों चीज़ों में से कौन सी होगी। एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर या एक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एक टीचर को कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो टीचर हैं। तो एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होगा तो कहीं ना कहीं या एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे भूल जाते हैं और टीचर भी, तो वो एक सही सिचुएशन नहीं होती है। इसके अलावा जो है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम तक ही लिमिटेड हो। लाइक एक बच्चा है, वो क्लासरूम ख़त्म हुई तो उसके बाद वो क्वेरी लेने के लिए आया। आप अपने एक ऑफिस में या अपने जो भी आपका जो जहाँ पे भी आप काम करते हो, जहाँ पे भी आप बैठते हो, स्टाफ रूम है या ऑफिस है, जो भी है, तो आप वहाँ पे बैठे हो क्लासरूम ख़त्म होने के बाद, और एक स्टूडेंट आता है, वो पूछता है असाइनमेंट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी लेकर के आता है, कुछ भी वो क्वेश्चन पूछने आता है, तो वहाँ पे भी आपको उससे अच्छे से ही डील करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में ही होगा, मतलब क्लासरूम तक की लिमिट है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है इनडिफरेंट, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाकियों जैसा ही हो, तो मतलब डिफरेंट होना चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो अच्छी एक अप्रोप्रिएट बेसिकली कौन सी अप्रोच रहती है, कौन सा एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है, वो रहेगा कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल। यानी कि कहीं ना कहीं एक जो टीचर और एक स्टूडेंट है उनमें एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जहाँ पे जो है एक बच्चा खुल के क्वेरी भी ले सके। इतना ओपन होना चाहिए कि बच्चा खुल के क्वेरी ले सके, मतलब एक टीचर जो है वो अच्छे से पढ़ा सके। इतना डर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। इससे क्या होता है कि बच्चे डरने लगते हैं, तो वैसा माहौल भी नहीं होना चाहिए, कॉर्डियल होना चाहिए। उसके अलावा रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए, मतलब इतना लेवल वाला कॉर्डियल भी मत करो कि बच्चा रिस्पेक्ट करना भूल जाए। तो दोनों का जो एक सही कॉम्बिनेशन होता है ना, कि कॉर्डियल भी प्लस रिस्पेक्टफुल भी, वैसा रिलेशनशिप एक होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि एक टीचर क्यों यूज़ करता है टीचिंग एड्स। जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, फर्स्ट में भी, एक इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज़ की जाती हैं, टीचिंग एड्स यूज़ की जाती हैं। वो क्यों की जाती हैं? ताकि जो बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, बच्चों के लिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सके, बोरिंग नहीं हो। एक पहरा है, वो एक लिखा है, उसको आप रीड कर रहे हो, समझा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे को वो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। हो सकता है वो चीज़ आपने अच्छे से समझाई है बट बच्चे को वो समझ नहीं आएगी, वो बोरिंग सा लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, और इस वजह से उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं एक टीचर को यही ट्राई करना चाहिए
बेसिकली कि वो टीचिंग एड का यूज़ करे ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए लर्निंग प्रोसेस थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसके अलावा ऐसा नहीं होता है कि उनकी अटेंशन या अट्रैक्शन ये सब पाने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज ये सब किसके प्रोडक्ट हैं? ये सब हैं लर्निंग के प्रोडक्ट। लर्निंग के कैसे हैं? अभी आप हो, मैं हूँ, कोई भी पर्सन है, जब हम सीखते हैं कुछ, जब हम लर्न करते हैं, लर्निंग प्रोसेस हमारा जो है वो चालू होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड डेवलप होते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें डेवलप होता है जब हम सीखते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, हमें नॉलेज होती है जब हम चीज़ों को करके देखते हैं, हमें स्किल्स भी आती हैं, हमें प्रैक्टिस भी होती है उस चीज़ की। उसके अलावा हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल होती है? लर्निंग से। तो अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो उस टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें ही अंदर आपके डेवलप होंगी। तो ये सभी के सभी किस चीज़ के प्रोडक्ट हो गए? लर्निंग के। सही आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है कि इनमें से ये चारों बेसिकली क्या है? ये टीचिंग के मेथड्स हैं। तो इन चारों मेथड्स में से कौन सा ऐसा मेथड है जो इनडायरेक्ट लर्निंग को इनकरेज करता है, इनडायरेक्ट लर्निंग को बढ़ावा देता है या इनकरेज करता है? तो इनमें से कौन सा मेथड है? दैट इज़ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में क्या होगा? एक टीचर है, टीचर ने बच्चों को क्या दे दिया? प्रोजेक्ट दे दिया करने के लिए। होता है ना, आपके साथ भी शायद हुआ हो कि क्लास में एक टीचर जो है वो ग्रुप फॉर्म कर देते थे या बच्चे खुद से कर लेते। वो क्या करते थे, 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के उन्हें एक प्रोजेक्ट दे देते कि आप इस प्रोजेक्ट को 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में करके लाओ। ठीक है, तो बच्चे वो सारे मिल के, 4-5 बच्चे मिल के, हर एक ग्रुप मिल के प्रोजेक्ट बनाते थे। उसमें क्या होता था? लर्निंग तो उनकी होती थी। अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप सीखोगे ना प्रोजेक्ट से, आप ही सीखोगे, जो आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सारे के सारे सीखेंगे। वो सीखेंगे तो सही, बट यहाँ पे टीचर डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहा है आपको, टीचर डायरेक्टली नहीं टीचिंग प्रोवाइड करा रहा है। उसने क्या किया? उसने एक प्रोजेक्ट दे दिया, वहाँ पे बच्चे मिल के एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, बट डायरेक्टली टीचर से लर्न नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है उन्हें कोई क्वेरी हुई हो या फिर कोई प्रॉब्लम आई हो, कहीं पे अटके हों वो, तो वहाँ पे वो टीचर की गाइडेंस ले सकते हैं, वो टीचर की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, इतना वो कर सकते हैं। बट मेनली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बच्चे खुद करते हैं तो वो खुद ही सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लर्निंग होती है जहाँ पे टीचर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है और लर्निंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है? टीचर की मेन ड्यूटी क्या होती है? प्राइमरी मतलब जो सबसे पहली ड्यूटी होती है वो क्या होती है एक टीचर की? वो होती है कि एक स्टूडेंट की हमें कैसे ऑल अराउंड डेवलपमेंट करनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में इंटेलिजेंट बना दो कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, 80%, 90% प्लस आ जाएं उसके मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट एक टीचर को देखनी होती है कि बच्चा ओवरऑल कैसे इम्प्रूव कर सकता है, उसका बिहेवियर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका वैल्यू सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें मैनर्स कैसे ला सकते हैं, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीचर हमेशा यही ट्राई करेगा कि एक जो स्टूडेंट होता है, एक लर्नर होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई की नॉलेज नहीं दें या पढ़ाई में उसके मार्क्स अच्छे नहीं लाएं, बल्कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करें। मतलब हर एस्पेक्ट के साथ ही उसको बेस्ट बनाने की एक टीचर हमेशा कोशिश करता है और उसे उसकी ड्यूटी भी ये होती है कि उसे करनी भी चाहिए। जो टीचर नहीं भी करता है ना तो उसे करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस मत करो, बल्कि उन्हें बीच बीच में ऐसे एग्जाम्पल्स दो, बीच बीच में ऐसी स्टोरीज सुनाओ, बीच बीच में खुद भी आइडियली बिहेव करो उनके साथ, ताकि बच्चे सीखें। क्योंकि टीचर खुद जब अच्छे से पोलाइटली बिहेव करेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे सीखेंगे। टीचर गुस्सा करेगा तो वो भी वो चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ बच्चे सीख भी सकते हैं, कुछ बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं खुद के अंदर, है ना। तो उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए और करते हैं टीचर, और यही उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है
कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न या कोज़ क्या होता है एक टीचर जब फेल होता है, एक टीचर जब टीचर की जब फेलियर होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि उसकी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। यानी कि उसको अगर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, उसकी कमांड अपने सब्जेक्ट पे ही नहीं है खुद के, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगा। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसकी जो है वो ऑनेस्ट है, वो उसके अंदर पेशेंस है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, उसका बिहेवियर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट एक टीचर आ रहा है वो सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं दे पा रहा है, वो पढ़ा ही नहीं पा रहा है या वो पढ़ाता ही नहीं है। तो बच्चे तो पढ़ने आते हैं ना, बाकी चीज़ें भले ही ज़रूरी होती हैं, भले ही ऐड ऑन करती हैं बाकी चीज़ें, बट मेन ऑब्जेक्ट तो बच्चों को नॉलेज देना और वो वही होता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर एक टीचर की अपने खुद के सब्जेक्ट पे भी कमांड नहीं है, उसको उसकी नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे एक टीचर फेल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। एक जो टीचर होता है वो कैसे एक अच्छा एक रिलेशनशिप एक बिल्ड कर सकता है अपने स्टूडेंट के साथ। तो जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि सबसे बड़ी फेलियर क्या होती है एक टीचर की, अगर उसके खुद की जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज नहीं है, मतलब उसके जो खुद का सब्जेक्ट है उस पर उसकी कमांड नहीं है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है, राइट। तो अगर उसके पास अच्छी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, उसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने जो स्टूडेंट्स है उसको इम्प्रेस कर सकता है, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस चीज़ से इम्प्रेस भी होते हैं, और उन्हें वो अपने उस टीचर को एक आइडल मानने लगते हैं, अपना एक होता है ना लाइक रोल मॉडल मानने लगना, कि वो टीचर ऐसे पढ़ाता है तो हमें भी ऐसे पढ़ाना है, वो टीचर की इतनी अच्छी नॉलेज है तो हमें भी अपने जो एरिया है उसमें अपनी बेस्ट नॉलेज करनी है। तो कहीं ना कहीं एक टीचर कैसे इम्प्रेस कर सकता है अपने बच्चों को, सब्जेक्ट नॉलेज प्लस अपनी अच्छी स्किल के साथ, और एक अच्छी नॉलेज के साथ, प्लस पढ़ाने के तरीके के साथ, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग वे में अगर वो पढ़ा रहा है, तो इन सभी चीज़ों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो इस चीज़ से वो एक अच्छा तरीके से इम्प्रेस कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। ये इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करता है टीचर, खुद भी बच्चे खुद को इवैल्यूएट करते हैं और टीचर भी इवैल्यूएट करता है, राइट। तो बेसिकली ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मैच करना है हमें। तो इसका सबसे पहला तो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, देन हम बेटर मैच कर सकेंगे, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो ड्यूरिंग द कोर्स है बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये देख सकें कि बच्चे कहाँ पे पीछे हो रहे हैं, क्या उनमें वीकनेस है, कोई बच्चा अगर अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली कॉन्टीन्यूसली जो ड्यूरिंग द कोर्स उनको इवैल्यूएट किया जाता है, ताकि ये देख सकें कि फ्यूचर में कितना इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कितनी चाहिए इम्प्रूवमेंट एक बच्चे में, कितनी चाहिए प्लस कितनी हो सकती है इम्प्रूवमेंट। बहुत वीक बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा वीक बच्चा है, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो बहुत है, बट इमीडिएटली इतनी इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकती है। तो वहाँ पे टीचर क्या ट्राई करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट वो कर सके। तो बेसिकली यही चीज़ देखी जाती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, कि ड्यूरिंग द कोर्स की जाती है, कॉन्टीन्यूसली की जाती है, ताकि ये पता लग सके कि बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए प्लस कैसे हो सकती है और कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ए का। उसके बाद चलते हैं सम्मेटिव पे। सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? सम्मेटिव इवैल्यूएशन ये होता है कि जब एक टीचर जो है वो इवैल्यूएट करता है स्टूडेंट्स को एट द एंड, मतलब जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब वो जज करता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना लर्न किया है। सिंपल सी बात है लाइक बच्चों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एंड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जितना बच्चों ने स्कोर किया है तो उसके बेसिस पे जजमेंट की जाती है कि बच्चों ने कितना लर्न किया है। तो वो होता है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ये किसके साथ जाएगा? ये फोर्थ के साथ जाएगा, जहाँ पे जो लर्निंग है उसको जज किया जाता है लास्ट में, एट द एंड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सी, दैट इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट में क्या होता है, इसमें बेसिकली एक पहले एक क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है, एक जो बड़ा क्राइटेरिया होता है, जो ओवरऑल क्राइटेरिया होता है हर एक बच्चे के लिए होता है। देन उसके साथ बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। वहाँ पे ये ट्राई किया जाता है कि बच्चा उस मेन क्राइटेरिया पे पहुँचा है या नहीं पहुँचा है,
वो खुद के एरिया में मास्टर बना है या नहीं बना है, उसने जो मेन क्राइटेरिया रखा गया था उसको मीटअप किया है या नहीं किया है, उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है। एक बच्चे को दूसरे के साथ नहीं कंपेयर किया जाता है, एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है जो ओवरऑल सभी बच्चों के लिए होता है, देन हर एक बच्चे को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि बच्चे की मास्टरी देखी जाती है कि बच्चे को उस मेन क्राइटेरिया के साथ कंपेयर किया जाएगा कि उसने वो बच्चा वहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, वो बच्चा मास्टर हुआ है या नहीं हुआ है अपने फील्ड में। तो यहाँ पे सी के साथ हम मैच करेंगे सेकंड को। उसके बाद लास्ट आता है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि एक स्टूडेंट को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, मतलब दो स्टूडेंट्स को या जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। और इसका तरीका क्या होता है, नॉर्मली बच्चों के लिए टेस्ट उनके रख दिए है ना, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों को रैंक किया जाता है। जिसके ज़्यादा स्कोर्स होंगे उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड। तो इस तरीके से उनको रैंक किया जाता है। देन बच्चों को आपस में कंपेयर किया जाता है, कौन पहले नंबर पे, कौन लास्ट नंबर पे है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है। तो बच्चों को भी पता लगता है कि हम कौन से नंबर पे हैं और टीचर को भी। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन की जाती है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। ऑब्वियसली आपको रिपोर्ट्स मिलती थी है ना, आपके जो एंड में आपको रिपोर्ट मिलती है। तो स्कोर्स को बेसिकली किया जाता है, उनको रैंक किया जाता है। देन उन स्कोर्स के बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो इसके अंदर बेसिकली रैंक्स को यूज़ किया जाता है। रैंक को यूज़ करके जो बच्चे की रैंक है उसको यूज़ करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये किसके अंदर होता है, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट में होता है, जिसके अकॉर्डिंग बेसिकली जो एक इंस्टीट्यूशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चला जाता है कि बच्चों के टेस्ट लिए जाएंगे, देन उनको मार्क्स दिए जाएंगे, उनको रैंक किया जाएगा, कौन फर्स्ट पे कौन लास्ट पे, ऐसा करके देन उस बेसिस पे बच्चों की इवैल्यूएशन होगी। तो इसमें डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर किया जाता है। दो स्टूडेंट्स या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपस में, मतलब स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा बच्चा कम मतलब रैंक पे है। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन की जाती है। तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है कि एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना वो कैसा होना चाहिए। मोस्ट ऑफन जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो कैसा होता है प्लस कैसा होना चाहिए, दोनों ही वे से आप ले सकते हो। तो दोनों ही वे से समझा रही हूँ। तो वो कैसा होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन होता है ना एक टीचर और बच्चे के बीच में, वो अट्रैक्टिव न हो चलेगा, मतलब वो अट्रैक्टिव से ज़्यादा मेनली वो यूज़फुल होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब एक कम्युनिकेशन, अगर टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, या उससे कोई भी क्वेरी, एक बच्चा जो है वो क्वेरी ले रहा है, कोई प्रॉब्लम ले रहा है, एक टीचर उसे सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन यूज़फुल होना चाहिए, जो है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए। अट्रैक्टिव भले ना हो, मतलब अट्रैक्टिव से ज़्यादा मेनली जो है वो कम्युनिकेशन एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा होता है, यूज़फुल और प्रैक्टिकल होता है और होना चाहिए। तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। सो टोटल 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, राइट। इसके बाद 70 क्वेश्चंस और हम करेंगे। सो 100 MCQs की ये सीरीज़ रहेगी। इसके बाद जो पार्ट 4 रहेगा ये नेक्स्ट में आपको मैं करवाऊंगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जो पहले के 2 पार्ट्स हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसके अलावा कोई कमी लगी हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो, सब कुछ समझ आया हो तो भी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।